हेलो बच्चों, आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसकी हेडिंग है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने सेल के बारे में बेसिक आइडिया लिया था कि सेल की जो है वो डिस्कवरी किसने की। तो थोड़ा सा ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं तो 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने प्लांट की बार्क जो है उसकी स्टडी की थी और एक डेड सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन उसके बाद में एंटोन वोन ल्यूएनहोक एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी की थी। तो ये बेसिक आइडिया लिया था। साथ ही साथ में हमने ये समझा था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या तो एक सेल का बना होगा या फिर एक से ज्यादा सेल का बना। जो एक सेल से बना होता है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं और जो एक से ज्यादा सेल से बना होता है उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना होगा उसमें सारी एक्टिविटीज जो हैं वो इसी सेल में होंगी। मतलब इसी सेल में फूड का डाइजेशन होगा, यही सेल रिप्रोडक्शन करेगी, सारा का सारा काम। मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखने को मिलता है। और अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग सेल्स जो हैं वो मिलकर के टिश्यू बना लेती हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं, ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलता है। इसके पहले की कहानी जैसे ऑर्गन जो है वो डेवलप हो जाते हैं प्लांट में, लेकिन प्लांट में ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स जो हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। और सेल से भी हायर लेवल पर अगर हम देखें तो टिश्यू ऑर्गन जो है, ऑर्गन सिस्टम जो है वो अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग पार्ट इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे में फूड के डाइजेशन के लिए अलग से डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए अलग से रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सारा सेपरेशन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी कहानी जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं देखने को मिलती, वहां पर एक ही सेल में सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो ये लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर का बेसिक। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी किसने दी थी और सेल का जो ओवरव्यू होता है, एक सेल में क्या क्या ऑर्गेनेल, कैसी कैसी स्ट्रक्चर, सेल कैसी कैसी हो सकती है, वो सारी बेसिक बात इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है आज का सेल थ्योरी। In 1838, Matthias Sliden, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kind of cells, which form the tissue of the plant. तो इसमें बोला गया है कि 1838 में एक जर्मनी के बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट वो होंगे जो प्लांट के ऊपर अपनी स्टडी करेंगे। मैथियस लिडेन इनका नाम था और उन्होंने एक बहुत बड़े नंबर पे प्लांट्स की स्टडी की और उन्होंने फिर बाद में कंक्लूजन दिया अपनी स्टडी से कि प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर के बने होते हैं और फिर ये सेल्स जो हैं वो मिलकर के क्या बनाती है, प्लांट में टिश्यू बनाती हैं। एट अबाउट द सेम टाइम, अब जिस टाइम स्लीडेन ने स्टडी की उसी टाइम में कुछ और भी काम हो रहा था उन्हीं के पैरेलल में। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडोर स्वान 1839, a German zoologist studied different types of animals cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as the plasma membrane। जब 1838 में स्लीडेन ने स्टडी की प्लांट की उसी टाइम में जर्मनी के एक जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम है स्वान, और इन्होंने 1839 में अपना कंक्लूजन दिया। इन्होंने बहुत सारे एनिमल्स की स्टडी की और एनिमल्स की स्टडी करके उन्होंने एक बात बोली कि जो एनिमल की जो सेल होती है ना उसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूडेड, इसके अलावा स्वान ने और थोड़ी सी बातें बताई, ये अपने को ध्यान में रखनी है। He also concluded, based on his studies on plant tissues, that the presence of cell wall is a unique character of plant cell। इसके अलावा उन्होंने कुछ प्लांट टिश्यू की भी स्टडी की, किन्होंने, स्वान ने, और उन्होंने प्लांट टिश्यू की स्टडी करके कंक्लूजन दिया कि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और सेल वॉल की प्रेजेंस जो है वो प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर है। मतलब अगर आपके पास में दो सेल हैं और अगर आप उनमें डिफ्रेंशिएट करना चाहते हो तो अगर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल इन सेल में प्रेजेंट है तो आप इजीली कह सकते हो कि ये क्या है, एक plant cell। On the basis of this, Swan proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cell। देखो बेटा, एक बात याद रखनी है, स्लीडेन और स्वान
दो साइंटिस्ट थे, स्लीडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में। दोनों ने अपना अलग अलग काम किया, दोनों जर्मनी से बिलोंग करते थे। स्लीडेन जो है वो जर्मन बोटनिस्ट थे और ये जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। पहले की एनसीईआरटी में जो स्वान है उनके लिए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा रहता है, इसको करेक्शन कर दिया गया है, वो गलत लिखा हुआ था, अभी चीजों को करेक्ट करके इनको, ये जर्मनी से ही बिलोंग करते थे और जर्मन जूलॉजिस्ट इनको लिख दिया गया है। तो अगर आपके पास में ओल्ड एनसीईआरटी है तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। स्लीडेन ने अलग से प्लांट की स्टडी की, प्लांट को लेकर के उन्होंने कंक्लूजन दिया कि प्लांट में बहुत सारी सेल होती है और सेल मिलकर के टिश्यू बना लेती है। जो स्वान है उन्होंने एनिमल की स्टडी की और उन्होंने जो कंक्लूजन है वो बता दिया। फिर उन्होंने कुछ प्लांट की स्टडी की और उसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर होता है। और फिर लास्ट में उन्होंने कंक्लूजन दिया एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में कि एनिमल और प्लांट की जो बॉडी है वो सेल से और सेल के प्रोडक्ट जैसे कि टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम सिर्फ किस में देखने को मिलेगा? एनिमल्स में देखने को मिलेगा। और टिश्यू तक की कहानी कहाँ तक डेवलप हो जाती है? प्लांट्स तक डेवलप हो जाती है। तो बोली सेल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनसे मिलकर के एनिमल और प्लांट जो है वो बने होते हैं। स्लीडेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। दोनों ने मिलकर के एक साथ में क्या दे दी? सेल थ्योरी दे दी। अब इस थ्योरी से हमें ये बात तो पता चल गई कि जो लिविंग है वो या तो सेल से या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बना है, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि जो सेल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। This cell theory, however, did not explain as to how new cells were formed. ये थ्योरी हमें बिल्कुल ये नहीं बता पाई कि नई सेल जो है वो कैसे बनती है। Rudolf Virchow 1855 first explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। देखो बेटा, ओमनिस का मतलब होता है न्यू और जो सेल्यूला वर्ड होता है इसका मतलब निकलता है सेल, ई का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग और सेल्यूला का मतलब फिर से सेल। तो न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती है, मतलब एक सेल जो है ये डिवाइड होगी और डिवाइड होकर के टू न्यू सेल्स जो है वो बना लेगी। ठीक है, तो ये बात बताई किसने? रुडोल्फ वर्चोव ने। रुडोल्फ वर्चोव ने बताया कि सेल डिवाइड होती है और फिर नई सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से जो कंक्लूजन दिया रुडोल्फ वर्चोव ने, उस सेंटेंस को इंक्लूड करके रुडोल्फ वर्चोव ने सेल थ्योरी की एक नई डेफिनेशन दी थी। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडेन एंड स्वान टू गिव द सेल थ्योरी ए फाइनल शेप। सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया? रुडोल्फ वर्चोव ने दिया। अब पहला एक स्टेटमेंट जो स्लीडेन और स्वान ने दिया था कि लिविंग जो है वो या तो सेल से या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलते हैं, ये एक स्टेटमेंट। और एक स्टेटमेंट जो रुडोल्फ वर्चोव ने बताया कि नई सेल जो है वो पुरानी सेल के डिवीजन से बनेगी। इन दोनों को मिलाकर के सेल थ्योरी नाम दिया गया। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे इज, आज सेल थ्योरी में ये दो लाइनें आती है, दो स्टेटमेंट आते हैं। फर्स्ट आता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म या तो सेल के कंपोजिशन से या फिर सेल के प्रोडक्ट से मिलकर के बने होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और सारी की सारी सेल जो हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होंगी? डेवलप होंगी। तो ये हमने सेल थ्योरी की बात की। सेल थ्योरी का इनिशिएशन किया था स्लीडेन और स्वान ने और उसको कंप्लीट फाइनल स्टेप तक पहुंचाया रुडोल्फ वर्चोव ने। 1855 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये ध्यान में रखना है कि सेल थ्योरी में ये दोनों स्टेटमेंट आएंगे। अब हेडिंग है एनसीईआरटी में एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कि एक सेल जब आप देखते हो ना तो उस सेल में आप क्या क्या देखोगे। नॉर्मली सेल की बात की गई है कि जब आप एक सेल को देखोगे तो सेल में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, ये इस टॉपिक में हमें सारी बातें समझाई जाएंगी। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड ऑन ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। आपने पहले कभी अनियन पील जो है उसको और ह्यूमन चीक की जो सेल्स हैं उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। दोबारा से आप इस चीज को देखिए और आप उसमें क्या क्या जो है वो डिफरेंस देखते हो, क्या क्या सिमिलरिटीज देखते हो, उन सबको जो है वो रिकलेक्ट कीजिए। द अनियन सेल, देखो अब दोनों में पैराग्राफ को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। देखो बेटा, अनियन जो है वो क्या है? एक प्लांट है। ह्यूमन चीक की बात कर दी मतलब हम क्या है? एनिमल है।
ये बेसिक समझ डिफरेंस समझ में आया। अभी बताया गया जो सेल थ्योरी हमने पढ़ी तो उसमें स्वान ने बताया था कि जो प्लांट होते हैं उनकी सेल में बाहर एक लेयर और होती है जिसको बोलते हैं बेटा सेल वॉल। ऐसा एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये एक बेसिक डिफरेंस मैंने बता दिया क्योंकि ये अब तक हम पढ़ चुके हैं। द अनियन सेल विच इज ए टिपिकल प्लांट सेल हैज ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल as its outer boundary and just within it is the cell membrane। अनियन पील क्या है? एक प्लांट सेल है तो सबसे बाहर सेल वॉल होगी और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी। The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell। और जो ह्यूमन चीक जो है एनिमल की सेल है तो उसमें सबसे आउटर क्या होगी? एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इनसाइड ईच सेल, चाहे अनियन पील की सेल हो या फिर ह्यूमन चीक की सेल हो, दोनों में ही ए डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। दोनों में ही क्या होगा? दोनों में ही एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगी। चाहे ये ऑनियन पील की सेल है जिसमें सबसे बाहर सेल वॉल प्रेजेंट है और ये मान लो ह्यूमन की जो चीक की सेल है वो प्रेजेंट है, तो इसमें ह्यूमन चीक की जो सेल है उसमें सबसे बाहर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन होगी। सॉरी, ये है सबसे बाहर की स्ट्रक्चर। और अंदर क्या प्रेजेंट होगा? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा दोनों में। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियस बोला जाएगा। दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये जो न्यूक्लियस है दोनों ही सेल में ये जो न्यूक्लियस है इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा और जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए हो सकता है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कोल्ड यूकैरियोटिक। अब कोई भी सेल हो, अगर सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो उस सेल को हम क्या बोल देंगे? यूकैरियोटिक सेल। ये बेसिक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। Whereas cell that lack a membrane bound nucleus are prokaryotic। और वो सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं होती। अब ये मत बोल देना कि मैम ये कवरिंग रही, ये बेटा ये इस सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। ये बात ध्यान में रखनी है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना इसके चारों तरफ ऐसी कोई कवरिंग नहीं होती है। अगर कवरिंग प्रेजेंट हो गई जेनेटिक मटेरियल की तो वो बेटा यूकैरियोटिक है। और अगर जेनेटिक मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है तो ऐसे को बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक। ये बेसिक डिफरेंस है, बायोलॉजी में बहुत बार ये टर्म्स काम आती हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों में क्या होता है? ए सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो जगह है ना भाई, ये सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर की लेयर हो गई जिसने एक सेल को डिफाइन कर दिया, हो गई। अब इसके अंदर जो ये साइटोप्लाज्म है, ये जो सेमी फ्लूइड पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। अब चाहे प्रोकैरियोट हो और चाहे यूकैरियोट हो, दोनों में ही प्रेजेंट होगा ये साइटोप्लाज्म। और कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। और इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये सेल के वॉल्यूम को, मतलब सेल में जो भी मटेरियल है, सेल का जो वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई करता है। द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरेना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। चाहे ये प्लांट की सेल थी, ये एनिमल की सेल थी, दोनों में ही ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जो इस सेल को जिंदा रखने के लिए जरूरी होती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, एक बेसिक डिफरेंस तो हमें क्या पता चल गया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, कि प्रोकैरियोट में तो जेनेटिक मटेरियल सीधा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मतलब कोई भी स्पेसिफिक न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। और यूकैरियोट में क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होगी और जो ये स्ट्रक्चर बनेगी उसको बोल देंगे न्यूक्लियस। अब और कुछ और डिफरेंस दे रखे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। जो यूकैरियोट्स होते हैं ना उनके इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं।
और ऐसे ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट में क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। एक डिफरेंस और समझ लिया, एक तो न्यूक्लियस का डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोट यूकैरियोट में, और एक डिफरेंस क्या हो गया, जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट में बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट में प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई भी ऑर्गेनेल नहीं होता है। The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles. प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम एक ऑर्गेनेल होता है और राइबोसोम का काम होता है बेटा प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब राइबोसोम की खुद की चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड not only in the cytoplasm but also within the two organelles chloroplast in plants and mitochondria and on rough ER। अब यहाँ पे बोला गया है कि राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं होगा, राइबोसोम जो है वो इस साइटोप्लाज्म में जो बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं उन ऑर्गेनेल में भी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी राइबोसोम होगा, जो प्लास्टिड होता है प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उसमें भी खुद का राइबोसोम होगा, साथ ही साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो जाए उसको बोल देते हैं बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसमें भी प्रेजेंट होगा। तो देखो ये बात बोली गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होगा राइबोसोम, ये क्या है, ये ऑर्गेनेल है। और अभी हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनमें तो ऑर्गेनेल होते ही नहीं है, मतलब ये जो मैं बात बता रही हूँ किसके बारे में बता रही हूँ, यूकैरियोटिक सेल के बारे में बता रही हूँ कि यूकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म के अलावा राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होंगे, प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होंगे और साथ ही साथ में एक ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके ऊपर भी अटैच होते हैं। और जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Animal cell contain another non-membrane bound organelle called centrosome which help in cell division। जो एनिमल सेल होती है ना, एनिमल सेल में राइबोसोम, एक तो हो गया राइबोसोम जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है, मतलब उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती है। इसके अलावा एनिमल सेल में एक ऑर्गेनेल और होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम, और ये जो सेंट्रोसोम है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और सेंट्रोसोम जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। सेंट्रोसोम जो है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। तो दो हमने पढ़ लिए, राइबोसोम और सेंट्रोसोम, दोनों क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। किसमें प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होगा, लेकिन सेंट्रोसोम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में होगा। अभी जो सेल होती है ना, सेल जो बेसिक यूनिट है लाइफ का, किसी को अगर हम लिविंग बोल रहे हैं तो मिनिमम एक सेल का बना होना चाहिए। तो ये जो सेल होती हैं ये अलग अलग साइज की, अलग अलग शेप की और अलग अलग एक्टिविटीज, अलग अलग काम करने के लिए जो है वो बनी होती है। बोला गया है सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। ऐसा नहीं है कि जो हर सेल है वो एक ही काम करेगी, सेल जो है वो काम करने में भी अलग अलग हो सकती है, शेप भी अलग अलग हो सकता है सेल का, और साइज भी अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इस अर्थ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा है। द स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ while bacteria could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। कि माइकोप्लाज्मा जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो 0.3 माइक्रोमीटर का हो सकता है और बैक्टीरिया जो है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का देखने को मिल सकता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो कौन होती है, ऑस्ट्रिच जो होता है ना उसका एग होता है। अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ह्यूमन की जो आरबीसी होती है उसका डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, जो लंबी लंबी सेल्स होती हैं उनमें से एक है नर्व सेल। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप,
सेल का जो शेप है वो भी काफ़ी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि सेल जो है वो डिस्क लाइक हो सकती हैं, पॉलीगोनल हो सकती है, कोलुमनार हो सकती हैं, क्यूबॉइड हो सकती हैं, थ्रेड लाइक हो सकती है, उसके अलावा इर्रेगुलर भी हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। सेल का शेप जो है वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी होता है, कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनका शेप जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ सेल्स के हमें शेप बता रखे हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे कि रेड ब्लड सेल जो है वो राउंड और बाइकॉनकेव होती है। व्हाइट ब्लड सेल WBC जो हमारी ह्यूमन बॉडी के सोल्जर हैं वो अमीबोइड होंगे, क्योंकि सोल्जर हैं, इनका काम रहेगा बेटा जो भी बॉडी में वायरस बैक्टीरिया अंदर जो है एंट्री कर गए उनको पकड़ करके एनगल्फ करना और उनको फिर खत्म कर देना। तो ये सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा। इनकी जो स्ट्रक्चर है वो उनका जो शेप है वो डिसाइड नहीं होता है। मान लो यहाँ पर उनको कुछ दिखा तो इनके चारों तरफ सूडोपोडिया बना करके इसको क्या कर लेंगी, अंदर कर लेंगी। तो अमीबा जो है वो भी उसका भी शेप डिसाइड नहीं है, तो वैसा ही शेप किसका होता है, WBC का। नेक्स्ट है कोलुमनार एपिथेलियल सेल। एपिथेलियम क्या होता है, देखो एनिमल्स जो होते हैं ना उनमें 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और इन्हीं 4 टाइप के टिश्यू में से एक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, जो भी एनिमल्स हैं उनकी बॉडी की कवरिंग मतलब अपर लेयर स्किन का फॉर्मेशन करेगा और साथ ही साथ में बॉडी में कहीं भी कोई कैविटी प्रेजेंट है उस कैविटी की लाइनिंग करेगा, ऑर्गन्स जो है उनकी कवरिंग बनाएगा, एपिथेलियल सेल्स। तो इसी एपिथेलियल सेल्स में एक सेल होती हैं जो ऐसे लंबी लंबी कॉलम जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है, जिनको बोलते हैं कोलुमनार एपिथेलियल सेल। ये लॉन्ग होती है और नैरो होती है। अब दे रखा है नर्व सेल। नर्व सेल क्या करेंगी, हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जो पहुंचानी है और ब्रेन ने जो रिजल्ट दिया उसको वापस में जो है वो रिजल्ट के फॉर्मेट में पहुंचानी है, तो उसमें नर्व सेल हेल्प करती है और इसके शेप होता है ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। नेक्स्ट दे रखा है ट्रैकीड। ट्रैकीड जो है वो इलोंगेटेड होती है। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, प्लांट में जो लीफ होती है और लीफ में जो सेल्स होती हैं इनको बोल देते हैं मीजोफिल सेल्स, और ये होती है राउंड एंड ओवल। तो ये ध्यान में रखना है कौन सी सेल का शेप जो है वो कैसा कैसा है।